हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले क्लास 8 की बुक है जो एसएसटी की हमारी समाज की खोज और भारत और विश्व। इसका हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन व उनके उपयोग। ठीक है, ये हम कुल मिला के 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर। ठीक है, ये जो है नए सिलेबस पर आधारित होगा जो भी ये हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में प्राकृतिक क्या होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक में वह सभी चीज़ें शामिल होती है जो मानव निर्मित रचनाओं के बिना पृथ्वी पर मौजूद है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है। ठीक है, वह सभी चीज़ प्राकृतिक में शामिल हो जाती है। अब लिविंग थिंग भी होती है, सहजीव भी होती है, निर्जीव भी हो जाती है। ठीक है, सहजीव में आप देखेंगे कि पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया वगैरह। और निर्जीव वस्तुएं में क्या आ जाती है आपके? वायु, जल, मिट्टी, चट्टानें, खनिज, सूर्य का प्रकाश, पवन। यह सब चाहे प्राकृतिक है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जंगल में एक पेड़, ठीक है, बहती हुई नदी, या पृथ्वी के भीतर गहराई में दबा हुआ कोयला। यह सब मानव ने नहीं बनाया, ये सब चाहे प्राकृतिक का चाहे ये हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपका पेड़ है, टाइगर है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्मजीव मतलब मोर है। निर्जीव में आप देख सकते हैं सूर्य है, पवन चक्की है, पत्थर है, बादल है। ये सब मनुष्य ने नहीं बनाए, तो ये सब चाहिए चाहे आपके प्राकृतिक है। अब ये है कि प्राकृतिक कब संसाधन बन जाता है? मनुष्य प्राकृतिक का इस्तेमाल करता है, तो जब वो क्या बन जाता है? संसाधन के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम। जब मनुष्य इनका उपयोग अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है, अपने जीवन को जीने के लिए करता है, या इनसे उपभोग करके, इनका इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाता है, तो यह प्रकृति के तत्व संसाधन बन जाते हैं। जब मनुष्य इनका उपयोग करके नई चीज़ें बना लेता है, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं? हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसका उपयोग कर पाता है। ठीक है, जब मनुष्य के लिए वो इस्तेमाल में आ जाएगी कोई भी चीज़ प्राकृतिक की, तो उसका उपयोग करना वो क्या कर देता है? शुरू कर देता है। अब प्राकृतिक को संसाधन बनाने के लिए भी हमें कुछ शर्तें होती है। अब हम देखते हैं वह शर्तें कौन सी है। जब कोई भी प्राकृतिक संसाधन कब कहलाएगी, उसके लिए भी 3 शर्तें हैं। वह शर्तें देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, पहली शर्त है तकनीकी रूप से सुलभ। आप कुछ भी चीज़ है आपके पास, ठीक है, आपको इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी तो चाहिए। आपके पास बिजली है, ठीक है, बिजली कैसे इस्तेमाल करोगे उसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी है। बल्ब के रूप में इस्तेमाल करोगे एनर्जी को, एनर्जी है हमारे पास, तो हम किस रूप में इस्तेमाल करेंगे? वैसे ही तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए। ठीक है, तकनीकी रूप से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोयला वगैरह है, वो पृथ्वी के अंदर है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऐसी मशीन होनी चाहिए कि ड्रिल करके हम उस कोयले को क्या निकाल पाएँ, ऊपर ला पाए और अपने इस्तेमाल में ला पाए। ठीक है, तो इस पहला पॉइंट है तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए। ठीक है, इसे निकालने या उपयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक उपकरण और तकनीक होनी चाहिए। पहली शर्त यही है, कोई भी चीज़ प्राकृतिक बनाने के लिए हमें तकनीकी रूप से सुलभ होना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए 100 साल पहले समुद्र की गहराई में मौजूद पेट्रोलियम एक संसाधन नहीं था। 100 साल पहले एक पेट्रोलियम जो ज़मीन के नीचे, वो संसाधन नहीं है, क्योंकि हम उस तक पहुंच नहीं सकते थे। लेकिन आज ड्रिल मशीन की मदद से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वह क्या बन गया? एक हमारा एक संसाधन बन गया। ठीक है, पहली शर्त समझ आई आपको। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त, जो चाहे आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य मतलब कि पैसे से जुड़े हुए। ठीक है, आर्थिक मतलब ये होता है पैसे से जुड़े हुए, कि जो भी हम संसाधन निकाल रहे हैं या कुछ भी संसाधन बना रहे हैं प्राकृतिक को चेंज करके, उपभोग करके, तो उसको जितने कॉस्ट में हम बना रहे हैं उससे ज़्यादा हमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, जब ही वो संसाधन कहलाएगी। ये मान लो कि हम 100 रुपये लगा रहे हैं प्राकृतिक को चेयर बनाने में, वह चेयर बिक रही है 50 रुपये में, तो ये तो हमारे घाटे का सौदा है, तो वो प्राकृतिक संसाधन नहीं कहलाएगी। तो दूसरा चाहे आपका संसाधन प्राप्त करने की लागत उस मूल्य से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो हम संसाधन को प्राप्त कर रहे हैं ना, जिस मूल्य से, ठीक है, और उसको जब हम बेचेंगे, ठीक है, उससे हमें क्या होना चाहिए? फ़ायदा होना चाहिए। संसाधन प्राप्त करने की लागत उसके मूल्य से कम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि समुद्र जल में बहुत कम मात्रा में सोना है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि कम मात्रा में सोना निकल जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वैसी लगेगी, हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे लेकिन सोना कम निकलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? हमें लॉस होगा। तो यह एक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा तकनीकी रूप होना चाहिए, हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। दूसरा, जो भी हम चीज़ निकाल रहे हैं प्राकृतिक से, कुछ भी चीज़ हम उपभोग करके नई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें पैसों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है आपका सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए।
ठीक है। जो भी हम जैसे कि पेड़ काट रहे हैं, आप मान लो कि हम किसका पेड़, तुलसी का पेड़ काट, मतलब तुलसी को इस्तेमाल करके कोई और चीज़ बना रहे हैं। तुलसी हमारी इधर चाहे पूजनीय है, जिससे क्या हो सकता है, समाज में विवाद हो सकता है। तो वही वह सब चीज़ जो समाज में स्वीकृति दे, जो हमें समाज क्या करने को, प्राकृतिक को यूज़ करके इस्तेमाल करने को स्वीकृति दे। तीसरा वो होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। संस्कृति में हमें स्वीकार होनी चाहिए, समाज को इसके उपभोग की अनुमति देनी होगी। उदाहरण के लिए पवित्र वन, उपवन, बरगद का पेड़ जैसा हुआ, ठीक है, वो हिमालय में प्राकृतिक का हिस्सा है। लोग सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें लकड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारे बरगद का पेड़ है, उन्हें हम लकड़ी के रूप में उपयोग नहीं करते, क्योंकि वो हमारे मान्यता है, हमारी सांस्कृतिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम उसे काटना भी क्या मानते हैं, पाप मानते हैं, क्योंकि वह काटने के लिए संसाधन नहीं है। तो हमने ये देखा कि किन शर्तों को पूरा करके हम क्या बना सकते हैं, प्राकृतिक को संसाधन बना सकते हैं। पहला, तकनीकी रूप से सुलभ। दूसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। तीसरा, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक का सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है, अब हमारे प्राकृतिक को हमारे संस्कृति में बहुत ऊंचा माना गया है। ठीक है, संस्कृति से जोड़ दिया गया है भारतीय संदर्भ में, क्योंकि भारतीय परंपराओं में प्राकृतिक पवित्र मानते हैं, माता के समान मानते हैं हमें। हम मानते हैं कि प्राकृतिक ने हमें जीवन दिया है, जीवनदायी है। ठीक है, परंपरागत प्रथाएं सम्मान दर्शाती है। हम क्या करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, पहले तुलसी पूजा, हम तुलसी की पूजा करते हैं। हमारी मम्मी वगैरह सुबह शाम तुलसी के आगे अगरबत्ती वगैरह या पानी वगैरह हम उनसे डालते हैं, क्योंकि हमें उनसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारे औषधि दवाई वगैरह प्राप्त करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। दूसरा, चाहे जो आपके किसान वगैरह है, वो अपनी हल की जुताई करते हैं, अपने खेल को जोतते हैं, तो वो हल की जुताई करते हैं, जिससे उसके अंदर केचुए वगैरह जो रहते हैं, जो मिट्टी के लिए, जो हमारी फसल के लिए क्या रहते हैं, आवश्यक रहते हैं, वो मर ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे अच्छी, मतलब कि कोमल जुताई करते हैं, हल्की हल्की जुताई करते हैं, जिससे वो है भी बच सके। किसान हल्की जुताई करते हैं ताकि केचुए और मिट्टी में रहने वाले जीवों को नुकसान ना पहुंचे, मिट्टी उपजाऊ बनी रहे। तीसरा, चाहे सतत शहद संग्रह। जो भी हम शहद वगैरह निकालते हैं, आदिवासी लोग शहद वगैरह निकालते हैं, तो वह थोड़ी मात्रा में ही शहद निकालते हैं, बाकी वह उन मधुमक्खियों के लिए रहने देते हैं, उनके बच्चों के लिए रहने देते हैं, जिससे वह अपना पालन पोषण कर पाए। आदिवासी समुदाय केवल कुछ मात्रा में शहद निकालते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों के लिए पर्याप्त मात्रा में शहद छोड़ देते हैं, ताकि भविष्य में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, जिससे भविष्य में भी वह क्या कर सके, जी सके वह मधुमक्खी भी। हम इतनी मात्रा में नहीं निकालते कि वो ना रह पाए। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन की श्रेणियाँ हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, उनके उपयोग के आधार पे। संसाधन को उनके उपयोग के आधार पे हम अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे कि जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जो जीवन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपका वायु हो गया, जल हो गया, भोजन हो गया, ये सब क्या है, इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकते इनके लिए। ठीक है, तो पहला चाहे हम पहले कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। जैसे कि अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण, अस्तित्व मतलब जीने के लिए हमारे चाहे महत्वपूर्ण है, कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं किया जा सकता, हम इसे किसी केमिकल वगैरह से बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हम अपने हाथ से मतलब कि ये चीज़ें बना भी नहीं सकते, हमारे लिए चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि वायु वातावरण में सांस लेने के लिए, जल है नदी तालाब से पानी के लिए, भोजन है मिट्टी की खेती या अन्य जीवित चीज़ों से। ठीक है, तो पहला, अगला देखते हैं हम सामग्री के लिए संसाधन। हम एक चीज़ का इस्तेमाल करके, उसको उपभोग करके, उसका यूज़ करके अन्य चीज़ बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सामग्री के लिए संसाधन। उपयोगी वस्तु, जिनका उपयोगिता या सौंदर्य के लिए किया जाता है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी से हम क्या बना लेते हैं, कुर्सी वगैरह बना लेते हैं, टेबल वगैरह बना लेते हैं, बेड वगैरह बना लेते हैं, सिरहाने वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही पत्थर है, पत्थर को हम तराश की मूर्तियाँ वगैरह बना लेते हैं, भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ बना लेते हैं, सौंदर्य बना, मतलब कि एक ब्यूटीफुल चीज़ बना लेते हैं उपयोगिता के लिए। ठीक है, भारत की विविध लकड़ियाँ, संगमरमर, बहुत सारे पत्थर भी आपने टाइल वगैरह देखे होंगे अपने घर में, मार्बल्स वगैरह। ठीक है, तीसरा है आपका ऊर्जा के लिए संसाधन। हमारे पास बहुत सारी एनर्जी के सोर्स भी हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनसे हमें क्या मिलते हैं, एनर्जी वगैरह मिलते हैं। आधुनिक जीवन के आधार स्तंभ है ये, इनके बिना वर्तमान में हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे बिजली हो गई, बिजली से आपने देखा होगा आपके स्कूल में पंखे वगैरह, लाइट वगैरह, हमारे घर में परिवहन, आपको कहीं दूर जाना है, ट्रैवल करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, परिवहन वगैरह करते हैं, उत्पादन करते हैं।
ठीक है। हवा, पानी, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, लोहा, सोना, ये सब क्या है, ऊर्जा के लिए संसाधन जो ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो हमने पढ़ा कि श्रेणियों, हम कैटेगरी में बांट के संसाधन को पढ़ते हैं। पहला, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, कौन कौन से जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है। दूसरा, सामग्री के लिए संसाधन, उसकी सामग्री है ना जो, उसको चेंज करके हम अन्य चीज़ें बना लेते हैं। तीसरा, ऊर्जा के लिए संसाधन। चलिए हम अगला टॉपिक देते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम क्या कर देते हैं, संसाधन का वर्गीकरण कर देते हैं। दो आधार पे वर्गीकरण करते हैं आप, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। ठीक है। नवीकरणीय, नाम से ही पता लग रहा है, नया कर देना, नवीकरणीय। ठीक है। अनवीकरणीय, नया नहीं कर पाते हैं। तो पहला यही है, यह संसाधन प्राकृतिक में बार बार बने रहते हैं, बराबर बने रहते हैं, और यह संसाधन बार बार उपयोग होने पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या रहते हैं, ये बराबर रहते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, यह हमें हर रोज़ मिल सकता है, लेकिन जैसे कि कोयला वगैरह है, ये एक सीमित मात्रा में। ठीक है। इनकी मात्रा जल्दी ही पुनः प्राप्त होती है, इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा प्राप्त होने में हमें बहुत समय लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, मैंने बताया आपको, सनलाइट वगैरह। तीसरा आपका क्या है, पवन है, जल है, इधर कोयला है, इधर पेट्रोलियम है, इधर प्राकृतिक गैस है। ठीक है। यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते बिल्कुल, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ना, यह पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे प्रदूषण वगैरह हो गए। इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। जो नवीकरणीय संसाधन है, हम इनका क्या कर सकते हैं, उपयोग लंबे समय तक करते हैं। ठीक है। लेकिन अनवीकरणीय का लंबे समय तक उपयोग करना संभव ही नहीं है। यह संसाधन लगभग असीमित है, मतलब कि आपका असीमित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कभी ख़त्म नहीं होंगे। यह संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक द्वारा थोड़े समय में पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक है। सूर्य प्रतिदिन चमकता है, ये दोबारा पुनर्जीवित हो गया। इसका उपयोग कैसे करते हैं हम, सोलर पैनल वगैरह लगा के, यहाँ पे लाइट आ जाती है, इसके से हम एनर्जी फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बिजली के फॉर्म में। इसका कोई खतरा नहीं है और ये अनंत मात्रा में हमारे पास है। हवा, सूर्य की गर्मी के कारण हवा चलती है। ठीक है। उपयोग चाहे इसका पवन चक्की, खतरा भी इसका कोई नहीं है। ठीक है। पानी को हम क्या कर लेते हैं, कैसे नवीकृत करते हैं, जो भी वर्षा वगैरह होती है उसे स्टोर कर लेते हैं कहीं ना कहीं। इसका उपयोग किस किस रूप में करते हैं, बांध के रूप में करते हैं, वर्षा जल संचय के रूप में करते हैं। खतरा, इसका खतरा होता है अगर जंगल में हिमनद नष्ट हो जाए तो पानी सूख सकता है। ठीक है। हम चौथा पॉइंट देखते हैं, चाहे इमारती लकड़ी। आपने देखा होगा कोई इमारत बनती है, मतलब कि कोई भी घर बनता है, उसमें लकड़ी की आवश्यकता होती है फर्नीचर के लिए। ठीक है। तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोबारा। ठीक है। पेड़ से हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका उपयोग करने के लिए हमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, प्रत्येक कटाई के लिए 2 पेड़ लगाएं। हम अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके लिए 2 पेड़ लगाए भी। इसका खतरा भी, हम ज़्यादा मात्रा में वनों की कटाई कर देंगे जिससे मिट्टी का कटाव हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, आपके बाढ़ मतलब कि मिट्टी वगैरह क्या रहते हैं, बाढ़ को सीमित करने में हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। लेकिन हम अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। पाँचवा क्या है आपका, नवीकरणीय संसाधन में मिट्टी। ठीक है। ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हम मृत पत्तियों से, सूक्ष्म जीव से, जैसे कि पत्ती है वो टूट के मिट्टी में गिर गई, इसके पोषक तत्व फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर इससे क्या हो जाएगा, आपका एक पेड़ निर्मित हो जाएगा। ठीक है। इसका उपयोग कैसे करते हैं हम, फसल चक्र में, जैविक खेती वगैरह में, इसमें इमेज में देख सकते हो आप। ठीक है। बंजर हो जाता है, इसका खतरा चाहे हम ये मिट्टी वगैरह क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी अगर हम इसे अच्छी मात्रा में पानी वगैरह ना दें। अब हम देखते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका कोयला। इसका निर्माण होने में कितना टाइम लगता है, 300 मिलियन वर्ष लगता है। ठीक है। और इसका भारत में लगभग जीवन काल कितना है, लगभग 50 वर्ष है। ठीक है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की रूपरेखा है। ठीक है। अगर कोयला को हम कम मात्रा में इस्तेमाल करें और उसकी जगह हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो ये हम लंबे समय तक कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये बार बार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इन्हें प्राप्त होने में हमें बहुत लंबा समय लगता है। ऐसे ही आपका दूसरा चाहे पेट्रोलियम। ठीक है। महासागरों के नीचे
समुद्री जीव, महासागर के नीचे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। भारत में इसका जीवनकाल कितना है? 40 से 50 वर्ष ही है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एलपीजी वगैरह, सीएनजी वगैरह इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें। ठीक है, इलेक्ट्रिक चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि यह भी हमें प्राप्त करने में बहुत लंबे समय लगता है। तीसरा है आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, पेट्रोलियम के समान ही है ये, लगभग 40 वर्ष इसका जीवन काल बचा है भारत में। ठीक है, खाना पकाते हैं हम जिससे, एलपीजी वगैरह, आग लगने से बचे। ठीक है, आग लगने से भी ये क्या करता है? बचाता है। लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की पपड़ी के अंदर। आपने देखा कि हमारी क्रस्ट है, उसके अंदर क्या होता है? लौह अयस्क होता है, जैसे कि ये देखो। ठीक है, इससे हम स्टील के चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, इसका भारत में जीवन काल 100 वर्ष प्लस है अभी, लेकिन हमें इसका सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बार चला गया तो फिर हम इसे पुनः प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होगी। ऐसे ही हमारा अनवीकरणीय संसाधन सोना और हीरा। ठीक है, ये बना कैसे? पृथ्वी में गहराई में गर्मी और दबाव के कारण, पृथ्वी के अंदर गर्मी और दबाव के कारण इसका निर्माण हुआ। इसका जीवन काल बहुत सीमित है। ठीक है, भारत में प्रतिदिन 2 लाख टन कोयले का उपयोग करते हैं, तो जब हमें थोड़ा सा सोना और हीरा मिलता है। तो अभी हमने देखा जा कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा वगैरह, हवा, पानी, इमारती लकड़ी और मिट्टी। और गैर नवीकरणीय संसाधन में हमने क्या क्या देखा? कोयला देखा, आपका पेट्रोलियम देखा, प्राकृतिक संसाधन देखा, लोहा देखा, सोने और हीरे देखे। ठीक है, अब हम संसाधन का वर्गीकरण क्यों करते हैं? आपने देखा ना, हमने 2 आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करा था, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब हम ये करते क्यों हैं? तो यह समझने के लिए यह कितने समय तक टिकेगा, उसके बाद भविष्य के विवेकपूर्ण उपयोग की योजना बनाने के लिए कि इसका जीवन काल कितना बचा है, हम किस मात्रा में इसका इस्तेमाल करें कि ये लंबे समय तक क्या रहे, चलता रहे। प्राकृतिक के संतुलन की रक्षा के लिए, प्राकृतिक का संतुलन ना बिगड़े। एक चीज़ खत्म हो जाएगी प्राकृतिक से तो प्राकृतिक पर उस पर इफेक्ट दिखेगा, इसलिए हम संसाधन का क्या करते हैं? वर्गीकृत करके उसे इस्तेमाल करते हैं। नवीकरणीय है तो उसको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, अनवीकरणीय है तो उसे थोड़े सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, प्राकृतिक चक्र में काम करती है। प्राकृतिक क्या करती है? एक चक्र में, एक साइकिल की तरह काम करती है। ठीक है, जिसमें कोई वेस्टेज नहीं होता, अपव्यय नहीं होता है। ठीक है, अगर मनुष्य जब तक प्रकृति में कुछ छेड़छाड़ी ना करे तो प्राकृतिक अपने आप में क्या करती है? एक चक्र की जगह एक साइकिल की तरह काम करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक पत्ता है, पत्ता क्या हो जाता है? अपने पेड़ से गिर जाता है, वो कहाँ चला जाता है? ज़मीन पे गिरता है। ज़मीन में क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है। ठीक है, सड़ जाता है तो वो मिट्टी में क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में उसके पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? नया पौधा उग जाता है। ठीक है, उस मिट्टी से क्या बन जाता है? एक आपका नया पौधा उग जाता है। ऐसे हम देखते हैं पानी वाष्पित होता है। ठीक है, वेपोराइजेशन होता है, पानी का बादल बन जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर नदी जल भर जाता है। तो ये चाहे प्राकृतिक अपने आप को क्या करती है? पुनः चक्र में काम करती है, एक साइकिल की तरह क्या करती है? काम करती है। ठीक है, प्राकृतिक हम 2 चीज़ देखते हैं, पुनः स्थापन, ठीक है, और पुनर्जनन। पुनः स्थापन क्या हो जाता है? मूल अवस्था में वापस आ जाना, पुनः स्थापन हो रहा है, दोबारा से वो रीजनरेशन हो रहा है उसका। ठीक है, मूल अवस्था में वापस आना। उदाहरण के लिए चोट लगने के बाद त्वचा का ठीक हो जाना। हमें कोई चोट लगती है, उसके बाद थोड़े समय बाद वह त्वचा जो हमारी स्किन है वो वैसे ही दोबारा हो जाती है। पुनर्जनन, इसमें क्या होता है? नए जीव का सृजन होता है, नई चीज़ें क्या होती है? बन जाती है, जिसे रीजनरेशन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आग लगने के बाद जंगल का घना हो जाना, आग लग जाती है जंगल वगैरह में, तो लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे कि जंगल फिर हरा भरा हो जाता है। ठीक है, यह था हमारा पार्ट 1। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपको लगा हो कि मेरे दोस्त को भी पढ़ना चाहिए, ये बढ़िया कंटेंट है, तो शेयर भी करना, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप एक कमेंट भी करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।